हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि यूटेराइन कैंसर से है या फिर यूट्रस कैंसर या फिर हम इसे बच्चादानी भी बोलते हैं कि बच्चादानी में जो कैंसर हो जाता है उसे यूट्रस कैंसर या फिर यूटेराइन कैंसर बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यूटेराइन कैंसर क्या होता है। याद रखिएगा, तो यूटेराइन कैंसर से हम क्या समझते हैं, यूट्रस या फिर बच्चादानी का कैंसर। तो यूटेराइन कैंसर ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर यूटेराइन कैंसर की बात आती है तो हम इसे एंडोमेट्रियल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये इसमें होता क्या है कि जैसा कि हमने देखा था कि हर कैंसर में यहाँ पर देखते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल्स की। एबनॉर्मल ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। तो सेम हम यहाँ पर देखते हैं यूट्राइन कैंसर में क्या होता है, यूट्रस में या फिर एंडोमेट्रियल जो लेयर होती है उसमें सेल्स की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होने लगता है या फिर जो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने लगती है उसे हमने बोला है यूट्राइन कैंसर। जैसे कि लिनेन ऑफ द यूटरस एंड बिगनिंग टू ग्रो अनकंट्रोलेबली। अब जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये हमें कुछ यहाँ पर ट्यूमर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये कैंसर के फॉर्म है। अलग अलग स्पेस में अगर हमें देखने को मिलता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर टाइप्स से हम डिवाइड करते हैं। तो ये जब सारा जो कैंसर हमें देखने को मिलता है यूट्रस में देखने को मिल रहा है, तो लाइक इस तरह से जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसमें अगर कैंसर फॉर्म हो जाता है या फिर ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, जो सेल होती हैं उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, इसे हम बोलते हैं यूटेराइन कैंसर। तो ये हमारा हो जाता है यूट्रस कैंसर की बच्चादानी में, ये हमारी जो बच्चादानी वाला एरिया है। तो अगर यहाँ पर कैंसर हो रहा है तो इसे हमने यूटेराइन कैंसर बोला है। अब हम देखते हैं यूटेराइन कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूटेराइन कैंसर जो हमें देखने को मिलते हैं दो तरह से देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि यूटेराइन कैंसर को हम लोग एंडोमेट्रियल कैंसर भी बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियल कैंसर जो होता है डेवलप इन एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियल जो कैंसर होता है वो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर पर डेवलप होता है। ये हमारे देख रहे हैं, ये एंडोमेट्रियम लेयर है, यहाँ पर डेवलप होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो ये से हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम कैंसर। तो ये डेवलप इन एंडोमेट्रियम द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो ये इट इज़ अ मोस्ट कॉमन गायनोकोलॉजिक कैंसर। ये बहुत ही कॉमन कैंसर है। अगर यूट्राइन कैंसर देखने को मिलता है तो हमें सबसे ज़्यादा कैंसर देखने को मिलता है वो एंडोमेट्रियल कैंसर देखने को मिलता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आप ये देख सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर जो कैंसर हमें देखने को मिला है वो हमने एंडोमेट्रियल कैंसर बोला है। नेक्स्ट है यूटेराइन सार्कोमा। अब यूटेराइन सार्कोमा जो सार्कोमा वाला प्लेस होता है, आपने अगर स्किन पढ़ा होगा जो सार्कोमा, या फिर हम बोल सकते हैं कि मायोमेट्रियम। तो डेवलप इन द मायोमेट्रियम द मसल्स वॉल ऑफ योर यूट्रस यूटेराइन कार्सिनोमा आर वेरी रेयर। तो ये जो हमें यूटेराइन जो सार्कोमा देखने को मिलता है बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ये हमने देखा कि एक होता है एंडोमेट्रियम, तो ये जो हमारा यूटेराइन सार्कोमा है वो मायोमेट्रियम लेयर में, मतलब जो बीच वाली लेयर होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारे यूट्रस की जो मसल्स है यहाँ पर अगर हमें कैंसर देखने को मिल रहा है तो इसे हमने सार्कोमा बोला है, यूटेराइन सार्कोमा या फिर मायोमेट्रियम कैंसर बोल सकते हैं। तो ये जो कैंसर है बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि दो तरह से हमें कैंसर देखने को मिलते हैं। जो एंडोमेट्रियल कैंसर देखने को मिलता है वो हमारे यूट्रस के ये जो आउटर जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो हमारे मायोमेट्रियम जो कैंसर है या फिर यूटेराइन जो सार्कोमा है वो हमें बीच में देखने को मिलेगा, मतलब मसल्स में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो जाता है यूटेराइन कैंसर। तो हमें दो तरह से देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। जैसे कि हमने देखा कि सभी कैंसर में हमने स्टेज देखी थी कि स्टेज क्या होती है। फर्स्ट ही तो आप ये जानिए कि स्टेज क्या होती है। देखिए स्टेज ये है कि फर्स्ट स्टेज में जो कैंसर है वो एक बिगनर स्टेज होती है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज होती है। सेकंड स्टेज थोड़ा उसके बाद जो फैल जाती है तो वो सेकंड स्टेज में आता है। फोर्थ स्टेज मतलब लास्ट स्टेज होगी। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं जो कैंसर होता है, कैंसर हैजंट स्प्रेड बियॉन्ड योर यूट्रस। तो जैसे कि हम मान लेते हैं, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, मान लो ये हमें यहाँ पर ट्यूमर देखने को मिल रहा है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये ट्यूमर। अब ये ट्यूमर ओनली यूट्रस में रहेगा, मतलब पर्टिकुलर एक जगह पर रहेगा, ये स्प्रेड नहीं होगा। ये हमारा हो जाता है स्टेज फर्स्ट। जो कैंसर सेल होती हैं यहाँ पर ये जो स्प्रेड नहीं होती, मतलब फैलती नहीं है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेज में कैंसर हैज़ स्प्रेड टू योर सर्विक्स। अब जो हमारा सेकंड स्टेज का जो हमारा ये होता है कैंसर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूट्रस से
वो सर्विक्स तक फैल जाता है। आप ये देख पा रहे हैं सर्विक्स, तो सर्विक्स तक जब फैल जाता है तो उसे हम बोलते, वो हमारा सेकंड स्टेज के अंदर आता है। यूट्रस से, जैसे आप ये देख रहे हो, यूट्रस से सर्विक्स तक फैल गया है तो उसे हम सेकंड स्टेज के अंदर लाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड स्टेज। तो यहाँ पर कैंसर हैज स्प्रेड टू योर वेजाइना, ओवरीज एंड ऑल लिम्फ नोड्स। अब जो सेकंड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में होता क्या है कि जो कैंसर है वो स्प्रेड हो जाता है हमारे वेजाइना तक। आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर की हेल्प से। वेजाइना के अलावा जो हमारे ओवरीज हैं, ओवरीज और पूरे यूट्रस को इसने अफेक्टेड कर दिया। ओवरीज तक फैल गया है, मतलब ओवरीज तक आप ये देख सकते हैं, ओवरीज तक फैल गया तो फैलोपियन ट्यूब भी यहाँ पर अफेक्टेड हो चुकी है। तो यहाँ पर ओवरीज और वेजाइना और जो हमारा यूट्रस, सर्विक्स, ये सभी अफेक्टेड हो चुके हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट फोर्थ स्टेज। तो कैंसर हैज स्प्रेड टू योर ब्लैडर और अदर ऑर्गन फॉर अवे फ्रॉम योर यूट्रस। अब जो हमारा फोर्थ स्टेज होता है वो लास्ट स्टेज होती है। तो ये बहुत डेंजरस स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, जो कैंसर सेल होती है वो ब्लैडर के अलावा अदर ऑर्गन्स तक फैल जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ब्लैडर, जैसे कि जो हमारी बोल सकते हैं कि जो मूत्राशय होता है वहाँ तक फैल जाती है। और इसके अलावा जो हमारे आसपास के जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड के अलावा पूरे ऑर्गन्स, मतलब अदर ऑर्गन्स तक भी फैल जाता है। तो ये हमारा लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज जो आता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। तो इस तरह से हमने देखा यूट्राइन कैंसर के 4 टाइप्स होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। तो ये स्टेजेस हमने देख लिए कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। यूट्राइन कैंसर या फिर बच्चादानी में कैंसर होने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखते हैं एज मतलब अगर ओवर एज हो जाती है, लाइक 50 से ज़्यादा एज हो जाती है, तब भी जो हमारा यूट्रस है या फिर बच्चादानी है वो रप्चर, उसकी जो लेयर्स होती है वो रप्चर हो जाती हैं, एक एज के कारण भी हो जाता है। नेक्स्ट, डाइट हाई इन एनिमल फैट। अगर कोई भी पीपल एनिमल फैट मतलब ज़्यादा मांस मीट खा रहा है तो उस कारण से भी ये यूट्राइन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवेरियन डिसीज़। अगर कोई पहले से ओवरी में कोई डिसीज़ हुई है, मतलब जो अंडाशय होता है, अगर वहाँ पर कोई डिसीज़ हुई है तो उस कारण से भी यूट्राइन कैंसर हो सकता है। डायबिटीज़ अगर है, डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो भी उसे हो सकता है। ओबेसिटी, अगर मोटापा है तो मोटापे के कारण भी कैंसर हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कैंसर है या फिर किसी भी तरह का कैंसर फॉर्म होता है तो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ली मेंसुरेशन। अब अर्ली मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं। अर्ली मेंसुरेशन मीन्स, अगर मान लो अर्ली मेंसुरेशन में बात कर लेते हैं, जैसे कि जो मेंसेस आने का एक्चुअल टाइम होता है 13 से 14 ईयर, लेकिन 13 से पहले मतलब 9 या फिर 10 ईयर में मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो अर्ली मेंसुरेशन होने पर भी यूट्रस पर अफेक्ट पड़ता है। इससे भी यूट्राइन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट मीनोपोज। अब लेट मीनोपोज का मतलब क्या होता है, जब जो मेंसेस, जो पीरियड्स जो होते हैं वो खत्म होने वाली जो एज होती है उसे हम मीनोपोज बोलते हैं। जो एज होती है वो 45 होती है, मतलब 45 ईयर होती है, फिर 50 ईयर होती है, मतलब 45 से 50 साल के बीच में होती है। अगर 50 से ज़्यादा समय ले रही है या फिर 50 से 60 के बाद मीनोपोज, बोल सकते कि लेट मीनोपोज आ रहा है, तो भी यूट्राइन कैंसर का कारण हो सकता है। तो लेट मीनोपोज और अर्ली मेंसुरेशन भी एक रीज़न है, क्योंकि ये एबनॉर्मल हो जाता है टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है या फिर वो बेबी कंसीव नहीं कर रही है तो इस कारण से भी यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो ये भी एक कारण हो जाता है कि अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है तो भी यूट्रस या फिर बच्चादानी में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा देखते हैं ईस्ट्रोजन फॉर मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी। अगर कोई लेडी ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है, जैसे कि जब मीनोपोज स्टार्ट होता है तो फीमेल्स में बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। तो मीनोपोज को पूरी तरह से जो है मतलब मेंसेस है उसको पूरी तरह से स्टॉप करने के लिए मीनोपोज के टाइम पर जो थेरेपी लेते हैं, तो जो थेरेपी होते हैं उस कारण से भी यहाँ पर हमें यूट्राइन कैंसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं अर्लियर रेडिएशन थेरेपी। अगर मान लो पेल्विक एरिया में हमारे जो पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पर अगर रेडिएशन करवाया है
या फिर रेडिएशन कोई थेरेपी हुई है या फिर एक्सरे वगैरह हुआ है, तो उस कारण से भी जो वहाँ की सेल्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। ये भी एक कारण होता है कि यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो ये हमारे कुछ रीज़न हो जाते हैं, कुछ कारण हो जाते हैं कि इस कारण से यूट्राइन कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर किसी को बच्चादानी में कैंसर या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूट्राइन कैंसर से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, तो उसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स बिफोर मेनोपॉज। तो हमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, मतलब वेजाइना से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, मतलब बिफोर मेनोपॉज या फिर पीरियड्स के बिटवीन भी हमें देखने को मिल सकती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग फॉर स्पॉटिंग आफ्टर मीनोपोज। आफ्टर मीनोपोज मतलब ब्लीडिंग मेंसेस स्टॉप हो गई है, 50 तक जो मेंसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन मेंसेस स्टॉप होने के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी क्या हो जाता है, ये एक लक्षण हो जाता है कि यूट्रस में कैंसर हो सकता है या फिर कैंसर की संभावना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर क्रम्पिंग इन योर पेल्विक। जो हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, मतलब जो हमारा एब्डोमेन वाला एरिया होता है, जो नीचे वाला जो एब्डोमेन एरिया होता है लाइक पेल्विक साइड में, तो वहाँ पर क्रम्पिंग होगी और बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो ये भी एक लक्षण है कि वहाँ पर लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, इसके अलावा क्रम्पिंग भी होगी आपके पेल्विस एरिया में। नेक्स्ट हम देखते हैं थिन वाइट और क्लियर वेजाइनल डिस्चार्ज। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वाइट है, मतलब बहुत ही वाइट और क्लियर वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, वो भी बहुत पतला देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक लक्षण है कि यहाँ पर अगर यूट्राइन कैंसर हुआ है तो थिन वाइट डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक्सट्रीमली प्रोलॉन्ग्ड हैवी और फ्रिक्वेंट वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय से आपको वेजाइनल से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, या फिर हैवी ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि बार बार ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो वेजाइनल से ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो डायग्नोसिस है या फिर टेस्ट क्या क्या करवा सकते हैं, क्या क्या करवाना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं यूट्राइन कैंसर के डायग्नोसिस या फिर टेस्ट क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इमेजिंग टेस्ट। तो इमेजिंग टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, जिससे कि हम विजुअलाइज करते हैं कि कैंसर का जो भी ट्यूमर है वो कितना स्प्रेड है या फिर इसका साइज क्या है। तो फर्स्ट ही तो होता है सीटी स्कैन, एमआरआई और ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो सीटी स्कैन में भी हम क्या देखते हैं, जो भी यहाँ पर जो भी यूट्रस में है जो भी ट्यूमर है उसकी पिक्चर को देखकर विजुलाइज देखकर उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। एमआरआई में भी पर्टिकुलर वहाँ पर इसका रेशियो भी पता चलता है, मतलब ये पावरफुल मैग्नेट है जो कि इमेज को क्रिएट करती है। सीटी स्कैन के कंपैरिजन एमआरआई ज़्यादा बेटर होता है, जो कि एमआरआई में होता क्या है कि इसमें सारी इमेजेस क्लियरली यहाँ पर विजुलाइज हो जाती है। इसके अलावा रेशियो के अलावा इसमें कितना साइज है, कितना सेफ है, किस पर्टिकुलर एरिया में है, ये सारी चीज़ें एमआरआई से पता चल जाता है। नेक्स्ट ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में हम क्या करते हैं, इसका भी काम सेम रहता है कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के हेल्प से भी जो भी हम वेजाइना के थ्रू यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड यहाँ पर देखते हैं कि यूट्रस की पिक्चर देख पाते हैं कि जो ट्यूमर कहाँ पर पर्टिकुलर देखने को मिलता है। तो ये तीनों के काम सेम ही रहेंगे कि विजुलाइज करने के लिए यहाँ पर डायग्नोसिस की जाती है। और इसके अलावा देखते हैं अदर टेस्ट, जैसे कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। मान लो एंडोमेट्रियम लेयर पर वहाँ पर कैंसर हुआ है, तो एंडोमेट्रियम जो ट्यूमर है उसका पर्टिकुलर जो टिश्यूज़ हैं उसको रिमूव करके बायोप्सी करवाने लिए मतलब बायोप्सी करवाई जाती है, जिससे कि पता चल पाता है कि कैंसरस सेल है या फिर नॉन कैंसरस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन एंडोमेट्रियल बायोप्सी इंसर्ट अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब थ्रू योर सर्विक्स and into your uterus. Your provider remove a small amount of the endometrium. तो यहाँ पर थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट की जाती है वेजाइना की हेल्प से, सर्विक्स के हेल्प से। तो उस ट्यूब के हेल्प से जो भी एंडोमेट्रियम की जो भी लेयर होती है उसको लिया जाता है, उस टिश्यू को लिया जाता है, देन उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर बायोप्सी के लिए या फिर टेस्ट के लिए भेजा जाता है। उससे पता चलता है कि कैंसर है या नॉन कैंसरस है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। अब हिस्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, इसमें भी हिस्ट्रोस्कोप इंसर्ट किया जाता है। इसमें भी लॉन्ग थिन ट्यूब इंसर्ट की जाती है वेजाइना या फिर सर्विक्स के थ्रू
यूट्रस के अंदर, एंड दिस नैरो इंस्ट्रूमेंट विथ अ लाइट एंड कैमरा प्रोवाइड डिटेल इमेज टू योर यूट्रस। तो हिस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि डायरेक्ट यूट्रस में कैमरा ही इंसर्ट किया जाता है और उससे इमेजेस को देखा जाता है। मतलब हिस्ट्रोस्कोपी में डायरेक्ट वजाइना या फिर सर्विक्स के हेल्प से डायरेक्ट यूट्रस की इमेजेस को वहाँ पर कैप्चर किया जाता है, जिससे कि पता चल पाता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में किस एरिया में यूट्रस या फिर ट्यूमर फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेज। अब डायलेशन एंड क्यूरेटेज में क्या करते हैं, देखिए इसमें भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इसके प्रोसीजर होता है, जिससे कि यूट्राइन टिश्यू होते हैं, जो यूट्रस के आसपास के जो टिश्यू होते हैं उसको लिया जाता है और देन उसका भी एग्जामिन किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कैंसरस सेल का पता लगाया जा सके कि जो ग्रोथ हो रही है सेल की वो एबनॉर्मल हो रही है या फिर नॉर्मल ट्यूमर ही है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर टेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो जैसा कि हमने सारे कैंसर में देखा कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सारी थेरेपीज हर कैंसर में हमने देखा कि कॉमन मैनेजमेंट है। तो डिपेंड करता है कि कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कैंसर पर कि कितना स्प्रेड हुआ है फिर कितना फैला है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कीमोथेरेपी। तो जैसा कि हमने देखा कीमोथेरेपी क्या होता है, ये पावरफुल ड्रग्स दी जाती हैं आईवी के हेल्प से या फिर ओरल भी दिया जा सकता है। तो जो भी पावरफुल ड्रग्स है उसको दी जाती है, जो कि पर्टिकुलर जो कैंसर सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है या फिर उसको किल करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी में भी सेम होता है कि इसमें होता क्या है कि जो रेडिएशन है डायरेक्ट उस पर्टिकुलर एरिया पर या फिर उस ट्यूमर पर डायरेक्ट रे दी जाती है, हाई डोजेस की रेज दी जाती हैं, जो कि वो भी क्या काम करती हैं, कैंसर सेल को मारने का काम करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्मोन थेरेपी। अब हार्मोन थेरेपी में क्या किया जाता है, तो हार्मोन्स को दिया जाता है, कुछ जो पर्टिकुलर जो हार्मोन्स होते हैं उनको दिया जाता है और ब्लॉक देम टू ट्रीट कैंसर। तो हार्मोन्स को देकर जो भी अगर, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने देखा डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है, कारण क्या है, किस कारण से कैंसर हुआ, तो उस कारण से उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है तो ट्रीटमेंट भी हम हार्मोन थेरेपी देंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हार्मोन्स दिया जाता है जो कि कैंसर सेल को मारने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इम्यून मतलब प्रतिरोधक क्षमता। तो इम्यून थेरेपी में क्या होता है कि कुछ ऐसी थेरेपीज दी जाती है, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि हमारे बॉडी को बूस्ट करती है। बूस्ट मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जो कि कैंसर सेल से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है और जो कि कैंसर सेल को मारने में भी हेल्प करती है। तो ये हमारी इम्यूनोथेरेपी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेटेड थेरेपी। इसका देखते हैं विच यूज मेडिकेशन टू टारगेट स्पेसिफिक कैंसर सेल टू स्टॉप देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। टारगेट थेरेपी में होता क्या है कि पर्टिकुलर जो कैंसर सेल है उसको टारगेट बनाकर पर्टिकुलर उसी के लिए मतलब ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि जो पर्टिकुलर जो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल जो सेल की ग्रोथ है जो एबनॉर्मल हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए टारगेट थेरेपी दी जाती है। लाइक हम ये बोल सकते हैं कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैंसर सेल को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। तो टारगेट थेरेपी से होता क्या है, जो प्रोटीन कैंसर सेल को बढ़ाने में बढ़ावा दे रहे हैं या फिर ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, तो उन प्रोटीन को ही किल कर दिया जाता है। तो वो जो कैंसर सेल है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब वो ही ग्रोथ नहीं कर पाती है और कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर मर जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं और अदर ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। देखिए सर्जरी हम किस कंडीशन में देते हैं, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ट्यूमर फैल चुका है, अब उस पर्टिकुलर ऑर्गन को रिमूव ही करना है, तो उस कंडीशन में हम सर्जरी देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर्जरी में, तो यहाँ पर देखा है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो भी सर्जन होते हैं वो इंसीजन करते हैं, मतलब जो हमारे इंसीजन करके यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। तो टोटली यूट्रस वाला जो एरिया होता है उसे ही रिमूव कर देते हैं, जैसे कि हम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ओनली यूट्रस को ही रिमूव करते हैं। ये जो हमारा है यूट्रस वाला एरिया आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो यूट्रस को जो रिमूव कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं टोटल हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट हम देखते हैं वैजाइनल हिस्टेक्टोमी। तो इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें भी यूट्रस को ही रिमूव किया जाता है थ्रू दी वैजाइना, तो इसे हमने बोला है वैजाइनल हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखते हैं रेडिकल हिस्टेक्टोमी। अब रेडिकल हिस्टेक्टोमी में होता क्या है कि जब कैंसर सेल जो होती है वो सर्विक्स तक फैल जाती हैं, तो यूट्रस के अलावा मतलब बच्चेदानी के अलावा सर्विक्स वाले एरिया को भी यहाँ पर, क्योंकि सर्विक्स तक फैल चुका है कैंसर,
तो यूट्रस के अलावा सर्विक्स को भी क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये हमारा रेडिकल हिस्टेक्टोमी में आ जाता है। इसके अलावा ओवरीज भी यहाँ पर मतलब अफेक्टेड हो जाती, तो इसको पूरा तरह से रिमूव कर दिया जाता है, ओनली वेजाइना को छोड़कर। तो जो भी सर्जन होते हैं, रिमूव योर यूट्रस एंड द टिश्यूज नेक्स्ट ऑफ योर द यूट्रस। तो जो हमारे वेजाइना की जो टॉप लाइनिंग होती है वहाँ तक पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम मिनिमली इन्वेजिव हिस्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि द सर्जन मेक्स मल्टीपल स्मॉल इंसिजन टू रिमूव योर यूट्रस। दिस मे बी डन लेप्रोस्कोपिकली एंड रोबोटिकली। जो हमारा इन्वेसिव हिस्टेक्टोमी है उसमें होता क्या है कि जो स्मॉल इंसिजन किया जाता है, मतलब स्मॉल कट लगाया जाता है और उसके हेल्प से यूट्रस को रिमूव किया जाता है। उसमें जो भी हम हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि लेपेरोस्कोपिकली का यूज़ करते हैं या फिर रोबोटिकली का यूज़ करते हैं। मतलब ये इंसिजन के हेल्प से इंसिजन किया जाता है, देन यूट्रस को रिमूव किया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है मिनिमल इन्वेसिव हिस्टेक्टोमी। तो ये थी आज की हमारी क्लास में, हमने कुछ सर्जरी देखी। अब देखते हैं दो सर्जरी जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बायलैटरल साल्पिंजो ओरोफेरेक्टोमी। तो ये इस कंडीशन में दिया जाता है जब अगर मान लो ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब अफेक्टेड हो गई हैं। तो ये सर्जरी अगर फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी में कैंसर हुआ है तो इस कंडीशन में दिया जाता है कि इसमें ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर अलग कर दी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक और है लिम्फ नोड डिसेक्शन। तो लिम्फ नोड डिसेक्शन में होता क्या है, जो डेनोक्टोमी होता है इसमें होता क्या है, जो कैंसर सेल होती है, होता क्या है कि कभी कभी जो कैंसर है लिम्फ नोड्स तक फैल जाता है। जैसे कि हमने देखा थर्ड स्टेज में देखा था कि लिम्फ नोड तक फैल जाता है। तो लिम्फ नोड तक फैल जाने के कारण लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर दिया जाता है ताकि अदर ऑर्गन्स तक वो फैल ना पाए। तो ये था हमारे यहाँ पर देखा कि लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के हेल्प से। तो इसे हमने बोला है लिम्फेडेनोटॉमी। तो ये था हमारे आज की क्लास में यूट्राइन कैंसर या फिर जो बच्चादानी में होने वाले कैंसर के बारे में जानकारी देखी हमने कि किस किस कारण से और क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से यूट्राइन कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।